हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या है, आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है अपवाह तंत्र। हमारा भाग जो ग्रोफी का है वो तीसरा पार्ट, यानी हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला था भौतिक प्रदेश, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और दूसरा हमने किया है जलवायु। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमने जलवायु कर लिया। आज हम तीसरा पार्ट चालू करेंगे, अपवाह तंत्र और नदियां। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां से आपको विधिवत रूप से पीडीएफ नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपवाह तंत्र और नदियां। हाँ जी, तो देखेंगे हम अपवाह तंत्र। तो देखते हैं अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह, तो अपवाह किसे कहते हैं? जल का निश्चित मार्ग से होने वाला बहाव क्या है? अपवाह कहलाता है। तथा अपवाह के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह व अपवाह तंत्र किसे कहते हैं हमने देख लिया है। हमने देखा अपवाह व अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो एक जल का है, जल का किसी निश्चित मार्ग में बहना तो क्या है? अपवाह है। अब अपवाह है, जल जा रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां आकर मिलती है, तो इस जो जाल बनता है इसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाह तंत्र। देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। फिर है अपवाह तंत्र के भाग। अब देखते हैं राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो कि 23% कभी कभी और कहीं 24% देखा जाता है। विभिन्न गाइडों में आपको अलग अलग मिलेगा, 23% और 24% ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र, जो कि 16-17% में देखा जाता है। और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक है। अब दे दे तीनों, ये दे दे कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, निम्न कूटों का प्रयोग करके बताइए कौन सा सही है। तो दे दे 3, 1, 2 ऑप्शन दे दे कूट में कि कौन सा सही है अवरोही क्रम में। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? आंतरिक प्रवाह है, तो 3 नंबर। फिर 1 नंबर का है बंगाल के खड़े वाला, फिर 2 नंबर है अरब सागरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनको विस्तार से। अब देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। तो जल ग्रहण किसे कहते हैं? जो एक नदी है जहां से जल प्राप्त करती है एवं बहाकर लाती है उसे, तो उसका क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार हम नदियों का क्रम देखेंगे, नदियों का क्रम देखेंगे कि कौन सी नदी कितना क्षेत्र है वो कवर करती है। ठीक है, तो देखते हैं। अब है जल ग्रहण के अनुसार राजस्थान में नदियों का क्रम है। तो सबसे पहले देखेंगे भारी नदी बेसिन, जो कि कितने हैं? 13,01,30,497 वर्ग किलोमीटर में है। और ये 38%, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसके 38% भूभाग पर ये इस नदी बेसिनों के द्वारा सिंचाई उपलब्ध होती है। फिर है लूनी, तो लूनी का देखते हैं 69,302 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लूनी का प्रतिशत देखेंगे, ये 20% है। फिर बनास का देखते हैं, बनास का 47,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 14% भाग पर है। फिर चंबल का देखते हैं 21,243 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9% भूभाग पर है। फिर माहे का देखते हैं तो 16,611 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 5% भूभाग पर है। फिर शेखावटी का देखते हैं तो 9751 वर्ग किलोमीटर है। बाण सॉरी मिसप्रिंट है, यहाँ है बाणगंगा, बाणगंगा। तो बाणगंगा का देखते हैं तो बाणगंगा का 85-83 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना है ये परसेंट दे देंगे, निम्न नदियां दे देंगे, एक और तो नदियां दे देंगे, फिर उनका प्रतिशत दे देंगे। तो नदियां और उनका प्रतिशत देकर मिलान करवा लेंगे। तो इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी एग्जामों में पूछा गया है कि नदी बेसिनों का अवरोही क्रम या आरोही क्रम या विभिन्न नदी बेसिनों को उनके प्रतिशत से मिलान करें,
ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखना है कि किस नदी बेसिन का कितना प्रतिशत है, वह कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। आगे देखते हैं घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का कितना है, 5202 वर्ग किलोमीटर है। फिर गंभीर का देखते हैं 4694 वर्ग किलोमीटर है। साबी का देखते हैं 4324 वर्ग किलोमीटर है। फिर देखते हैं रूपारेल का देखते हैं 4034 वर्ग किलोमीटर है। जालोर के अन्य नाले देखते हैं 1900 वर्ग किलोमीटर है। पार्वती का देखते हैं 1887 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिमी बनास का देखते हैं 1831 वर्ग किलोमीटर है। सुकली का देखते हैं 990 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो 5 तो क्रम से देख लेना ऊपर से, और 5 ही देख लेना नीचे से, फिर तो कवर हो जाएगी बीच की। तो 5 5 10 याद कर लेना, जिससे कि अगर मिलान वाला चिन्ह आए या अवरोही आरोही क्रम वाला प्रश्न आए तो उसे क्या सही कर सके। अब देखते हैं 1901 से 1970 के मध्य राजस्थान में जो वर्षा है तो वो कितनी है, 54.91 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 54.91 होगी और मिलीमीटर में 549.1 मिलीमीटर होगी। अब इसे देखते हैं हम 2011 से 2020 के मध्य राजस्थान में जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 64.5 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो 64.5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना है कि 1901 से 1970 के दशक में जो वर्षा थी और 2011 से 20 के मध्य जो वर्षा हो रही है उसमें क्या है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं आगे। फिर बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। अब देखते हैं एक एक करके बंगाल की खाड़ी का जो अपोहा तंत्र है। तो बंगाल की खाड़ी में राजस्थान की ओर से या राजस्थान से कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन सी नहीं है, दे दे 3 इनमें से दे दे और एक दे दे लूणी, तो कौन सी नहीं है, लूणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। तो देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां है। तो चंबल है, बनास है, बेड़च है और गंभीर है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में एक एक विस्तार से। पहली नदी है हमारी चंबल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जो चंबल नदी है तो उसके उपनाम देखते हैं पहले। तो चंबल नदी के जो उपनाम है वो एक है चिरमणवती, कामधेनु, बारहमासी, मालव गंगा, नित्यवानी। दोस्तों याद रखना कि जो राजस्थान में चंबल नदी है वो ही एकमात्र क्या है, एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। ठीक है, कामधेनु, बारहमासी, मालव गंगा और नित्यवाहिनी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियां। ये जानापाव की पहाड़ियां कहाँ है, एमपी में, और एमपी में भी कहाँ है, इंदौर के माहू विंध्याचल पर्वत माला से इनका उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो यानी ये समापन या संगम ये जो है यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी में कहा, उत्तर प्रदेश के इटावा गांव में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर ये यमुना नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चंबल नदी की लंबाई के बारे में। तो चंबल नदी की जो लंबाई है वो वर्तमान आंकड़ों, ठीक है, तो जो वर्तमान आंकड़े हैं वो कितने हैं, 1051 किलोमीटर। हाँ तो दोस्तों कितनी है, पुराने आंकड़ों के अनुसार 1051 किलोमीटर है। तो इन पुराने आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में है वो पुराने आंकड़े नए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में जो लंबाई है चंबल नदी की वो 322 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब पूछ ले कि ओल्ड डाटा, ये ओल्ड डाटा है दोस्तों, ये किसके अनुसार है,
तो ये ओल्ड डाटा है, वो ओल्ड डाटा है। तो हरिमोहन सक्सेना जो कि राजस्थान भूगोल, अगर कोई भी ऑथेंटिक डाटा देखना है तो वो किससे, हरिमोहन सक्सेना की बुक से देखे जाते हैं। अब देखते हैं जो ओल्ड डाटा है, तो ओल्ड डाटा के अनुसार चंबल नदी की जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब इन 966 किलोमीटर में से राजस्थान की अगर लंबाई देखिए, राजस्थान में चंबल नदी की, तो वो 135 किलोमीटर थी। अगर दोस्तों ये इंपोर्टेंट लगा लेना, ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन पूछ ले कि राजस्थान में या चंबल नदी की नए आंकड़ों में पहले से कितनी लंबाई बढ़ी है। दोस्तों ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन जिस दिन बनेगा तो याद रखना 1% लोग इसे सही कर पाएंगे। तो कितनी है, तो देखेंगे हम नए आंकड़े कितने हैं, 1051 किलोमीटर, और पुराने कितने थे 966। तो 34 तो ये बच गए और 51, तो कितने हो गए 85 किलोमीटर। यानी 85 किलोमीटर जो है वो क्या है, अधिक आई है वर्तमान समय में। ठीक है, अब देखते हैं ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी राजस्थान में 84 गढ़, दोस्तों ये याद रखना 84 गढ़, जो 84 गढ़ है, 84 गढ़ ये क्या है, ये सीमा पर है, ये राजस्थान और जो एमपी की सीमा है उस सीमा पर है, यानी ये एमपी का भाग है, एमपी का गांव है 84 गढ़, उसके पास से राजस्थान में उस यानी 84 गढ़ के समीप राजस्थान में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, अगर ऑप्शन में आ जाए कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो पहला ऑप्शन ही ठीक आएगा 84 गढ़, और धड़ाक से करके आएंगे 84 गढ़। तो ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि 84 गढ़ के समीप से प्रवेश करती है, ना कि 84 गढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि राजस्थान में किन किन जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो होती है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होकर ये बहती है। ठीक है, तो क्या चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होकर बहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं। अब देखते हैं कि चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसमें एक आपको अगर ट्रिक याद कर सको तो ट्रिक याद कर लेना कि गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ठीक है दोस्तों, तो अगर याद रखो तो इसे याद रख लेना कि गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो अब इसमें देखते हैं हम तो कौन कौन से है। तो गैस से देखते हैं गुंजाली, फिर है मैं से मेज, माँ से मांगली, पा से पार्वती, ने से नेवाज, आ से आहू, फिर देखते हैं काली सिंध, फिर देखते हैं घोड़ा पछाड़, फिर देखते हैं परवन, फिर देखते हैं बनास, फिर देखते हैं ब्राह्मणी, फिर है चाकण, कुन्नू, सीप। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राजस्थान में या चंबल की जो है सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं इनको अलग अलग तरीके से कि दाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती है व बाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं। तो देखते हैं कि दाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं। तो दाएं तट पर जो नदियां मिलती है, तो दाएं तट में से देखते हैं हम कौन सी है, छोटी काली सिंध है, पार्वती है, सीप है, कुन्नू है। ठीक है दोस्तों, तो ये नदियां क्या है, दाएं तट पर मिलती है। अब देखते हैं बाएं तट पर, तो बाएं तट पर कौन सी नदियां मिलती हैं। तो बाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं उसमें कौन सी है, एक तो गुंजाली है, बामणी है, कुराल है, मेज है, बनास है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो राजस्थान में जो बनास नदी या चंबल नदी में जो नदियां मिलती है दोनों तट से, बाएं तट से या दाएं तट से, तो उनमें सबसे जो लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, बनास नदी। यानी बनास नदी है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो
तो पूछ ले कि दोस्तों चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, बनास नदी है। ठीक है, काली सिंध है, काली सिंध दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यानी चंबल नदी है, तो दोस्तों ध्यान रखिए दायां व बायां, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दायां भाग किसे कहते हैं नदी का और बायां भाग किसे कहते हैं। तो जब नदी प्रवाहित हो रही है तो नदी जिस ओर जा रही है उस ओर मुंह करके देखना पड़ता है कि जिस ओर नदी जाएगी, तो जो हमारा दायां है वो नदी का क्या दायां होगा, और जो हमारा बायां है वो नदी का बायां भाग होगा। ठीक है, तो दाईं ओर से क्या बोला है कि दाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है वो काली सिंध है। ठीक है, काली सिंध है। अब देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो नदी है वो है छोटी काली सिंध। अब छोटी काली सिंध का बस इतना ही ध्यान रखना कहां से निकलती है, तो छोटी काली सिंध है वो, हाँ तो दोस्तों छोटी काली सिंध का इतना ही ध्यान रखना है कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो एमपी से इसका उद्गम होता है। अब देखते हैं कि काली सिंध नदी, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एक तो है छोटी काली सिंध, हमने देखा है छोटी काली सिंध, अब देखेंगे हम केवल काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है वो बांकली गांव, देवास एमपी से होता है। किससे होता है, बांकली गांव पड़ता है कहां पर, देवास में। अब देवास कहां है, तो देवास है एमपी में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसका उद्गम कहां से होता है, बांकली गांव देवास एमपी से होता है। अब देखते हैं राजस्थान में काली सिंध नदी है वो प्रवेश कहां से करती है, तो ये रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। पूछ ले काली सिंध नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, तो कहां से, रायपुर झालावाड़ से होता है। अब देखते हैं ये झालावाड़ 12 कोटा में बहकर नोनेरा कोटा में चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, नोनेरा है ये कहां है, कोटा में, तो वहां पर चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब इस पर बांध देख ले कि काली सिंध नदी पर कौन कौन से बांध है। तो काली सिंध नदी पर दोस्तों याद रखना है, एक तो है हरिश्चंद्र या काली सिंध बांध जो झालावाड़ में है। दोस्तों इसे याद रखना कि राजस्थान में जो भी बांध है उनमें सर्वाधिक गेट वाला बांध, सर्वाधिक गेट, तो इसमें 33 गेट है। पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक गेट वाला बांध कौन सा है, तो कौन सा है, हरिश्चंद्र या काली सिंध। दूसरा देखते हैं नवनेरा बांध, ये कहां है, कोटा में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है झालावाड़ में वो किस नदी के किनारे, वो काली सिंध नदी के किनारे ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट है झालावाड़ में वो काली सिंध नदी के किनारे है। अब देखते हैं कि काली सिंध नदी की जो सहायक नदियां है, तो काली सिंध नदी की भी सहायक नदियां है, तो कौन कौन सी है, चंद्रभागा है, आऊ है, परवन है, उजाड़ है, चोली है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं काली सिंध की सहायक नदियों के बारे में। तो काली सिंध की पहली सहायक नदी देखते हैं हम चंद्रभागा। तो देखते हैं चंद्रभागा कहां है, तो चंद्रभागा है झालावाड़ में। ठीक है, अब झालावाड़ का किस क्षेत्र में है, झालरापाटन में। अब झालरापाटन में क्या है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है। तो पूछ ले कि चंद्रभागा पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है, किस नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो चंद्रभागा नाम से एक और सहायक नदी है, चंद्रभागा नाम से एक सहायक नदी किसकी है, वो बनास की है। अब जो बनास वाली चंद्रभागा नदी है तो उसके किनारे क्या है, आमेट शहर, हमने देखा था देवगढ़ आमेट, ठीक है, उदयपुर में। तो आमेट शहर स्थित है किसके किनारे, बनास वाली चंद्रभागा नदी के किनारे। फिर देखते, और यहीं पर क्या है, इस नदी के किनारे वेबर महादेव का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो काली सिंध नदी है उसकी दूसरी सहायक नदी आहू का। दोस्तों पाठ लंबा होगा, थोड़ा धैर्य से आराम से पढ़ना है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल हस्तलिखित नोट्सों में मिल जाएगी। ठीक है, तो पाठ को पूरा देखना है। इसमें आज चंबल नदी एक ही हो पाएगी और पाठ थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आहू नदी। तो आहू नदी का उद्गम देखें, तो आहू नदी का उद्गम होता है वो सुसनेर। सुसनेर कहां पर, अब एमपी में है। तो सुसनेर एमपी से आहू नदी का उद्गम होता है। यह झालावाड़ के गागरोन में, यानी झालावाड़ के गागरोन में आकर काली सिंध में मिल जाती है।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि आहू व यानी आहू और काली सिंध किसमें मिलती है? काली सिंध। आहू व काली सिंध इनके संगम पर क्या है? तो इनके संगम पर गागरोन दुर्ग है दोस्तों। तो याद रखना है कि आहू व काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। अब देखते हैं इसकी आहू की सहायक नदी है कौन सी? पीपलाज या पिपलदा भी कहते हैं इसे। तो इस पर पिपलदा सिंचाई परियोजना संचालित है जो कि कहां पर है? झालावाड़ में। अब पूछ ले कि पिपलदा सिंचाई परियोजना कहां है? तो कहां है? झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों। दूसरी है पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा पिपलदा सिंचाई परियोजना करेंगे पिपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का क्षेत्र। तो याद रखना है कि पीपलदा सिंचाई परियोजना तो झालावाड़ में है, पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो सवाई माधोपुर में है जो कि कहा? चंबल नदी पर है। ठीक है दोस्तों। तो पीपलदा सिंचाई परियोजना तो आहू की सहायक नदी पीपलाज या पीपलदा पर है और पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में चंबल नदी पर है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब देखते हैं परवन नदी। अब परवन नदी का उद्गम कहां से होता है? एमपी से होता है। ये शेरगढ़ दुर्ग 12 यानी राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश पूछे तो राजस्थान में प्रवेश शेरगढ़ दुर्ग है 12 में, वहां पर प्रवेश करती है। अब परवन नदी के पास में ही या किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग या शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ दुर्ग 12 में परवन नदी पर है और शेरगढ़ अभ्यारण्य इससे होकर ये परवन नदी गुजरती है। अब परवन व काली सिंध नदी पर मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों। तो मनोहर थाना दुर्ग पूछ ले किन नदियों के संगम पर है? तो किन पर है? परवन व काली सिंध नदियों के संगम पर। अब है परवन सिंचाई परियोजना भी है, परवन नदी है तो परवन सिंचाई परियोजना। अब तो परवन सिंचाई परियोजना देखें तो परवन सिंचाई परियोजना कहां होगी? अगर नदी झालावाड़ में है, नदी झालावाड़ में है तो सिंचाई परियोजना भी झालावाड़ में होगी। अब परवन सिंचाई जो परियोजना है इससे लाभान्वित कौन कौन से जिले हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं? तो कौन से है? झालावाड़ है, कोटा है, बारां है। ठीक है दोस्तों। इसमें बूंदी नहीं आएगा कि परवन सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले पूछे और हाड़ौती प्रदेश के यानी हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले दे दे तो कौन सा नहीं आएगा? बूंदी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब देखिए परवन की जो सहायक नदियां हैं छापी, उस पर छापी परियोजना संचालित है और छापी परियोजना कहां पर संचालित है? झालावाड़ में संचालित है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं उजाड़। तो उजाड़ नदी है वो कहां पर है? भीम सागर बांध झालावाड़, ये झालावाड़ में उजाड़ नदी। फिर देखते हैं चोली नदी। तो चोली नदी पर चोली परियोजना संचालित है और चोली परियोजना कहां संचालित है? ये भी झालावाड़ में संचालित है। अब देखते हैं चंबल की तीसरी सहायक नदी पार्वती नदी। ठीक है दोस्तों। तो पार्वती नदी है उसका भी उद्गम कहां से? एमपी से होता है। अब पार्वती नदी कहां कहां बहती है? तो पार्वती बारां, कोटा, सवाई माधोपुर में बहकर चंबल में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियां हैं लहासी है, बिलास है, अंधेरी है, बेथिली। दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इन चारों नदियों को। ये चारों नदियां हैं ये 12 जिले में, कहा? 12 जिले में इन पर लघु सिंचाई परियोजना संचालित है। पूछ ले 12 की निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नहीं है? लहासी, बिलास, अंधेरी व एक और कोई सी और दे दे, छापी दे दे तो कौन सी नहीं है? छापी नहीं है। छापी कहां? झालावाड़ में है। ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना। अब देखते हैं कि जो चंबल की है, अब इसमें देख ले गंभीर नदी है, गंभीर। तो पूछ ले कि गंभीर है, अब गंभीर की एक सहायक नदी है वो कौन सी है? पार्वती है। एक पार्वती तो किसकी? चंबल की सहायक की। एक पार्वती किसकी है? गंभीर की सहायक नदी है जो गंभीर कहां है? धौलपुर में है। ठीक है। जिसमें पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में संचालित है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं चौथी जो सहायक नदी है किसकी? चंबल की, वो कौन सी है? कुन्नू है। फिर है सीप है। फिर देखते हैं गुंजाली। तो गुंजाली राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है। दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो गुंजाली है राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश होने के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गुंजाली है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब है बामनी नदी। तो देखते हैं
कि जो बामणी नदी है वो हरिपुरा चित्तौड़गढ़, ठीक है, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ के पास से प्रवेश होता है राजस्थान में। अब चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिलती है, चंबल में ही मिल जाती है चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद। इसके मिलन से 5 किलोमीटर आगे यानी चित्तौड़गढ़ के समीप चंबल में आकर बामणी नदी मिल जाती है। अब ये जो बामणी नदी मिल रही है इससे आगे 5 किलोमीटर आगे जो चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो चंबल नदी चूलिया जलप्रपात मिलाती है, किस नदी के मिलने के बाद बनाती है? तो बामणी नदी के मिलने के बाद बनाती है। अब देखते हैं ये जो जलप्रपात है वो कितना ऊंचा है, तो वो 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं चंबल व बामणी नदी इनके संगम पर क्या है? भैंसरोड दुर्ग स्थित है, जो कि कहां है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुराल और मेज नदियां हैं। जो कुराल और मेज नदियां हैं ये कहां है? ये भीलवाड़ा व बूंदी जिले में बहती है। अब मेज की सहायक नदी है मांगली, इस पर भी क्या है? एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो ये है भीमलत जलप्रपात है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी? मेज की सहायक नदी है मांगली, वो बनाती है। बढ़ते आगे और देखते हैं। अब देखते हैं अन्य सहायक नदियां, यानी जो चंबल नदी है उसकी अन्य सहायक नदियां देखते हैं। अन्य सहायक नदियों में कौन सी है? तो अन्य सहायक नदियों में पहले है चाकण, तो इस पर चाकण परियोजना संचालित है और ये कहां पर है? बूंदी में है। दूसरी देखते हैं आलनिया, इसका उपनाम पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट लगल है ना, पूछा जाता है कि चंद्र लोही के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? आलनिया, जो कि कहां है? कोटा में है। और आलनिया परियोजना भी संचालित है कहां? कोटा में। अब देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल है, ठीक है दोस्तों, चंबल है। अब चंबल नदी विश्व धरोहर में नामित है, तो एकमात्र नदी है दोस्तों, इसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसे विश्व धरोहर में नामित यानी नामित करवाने के लिए इसका नाम दिया गया है कि चंबल नदी को विश्व धरोहर सूची में शामिल करें। एकमात्र नदी है जो कि वाटर सफारी के लिए, और वाटर सफारी कहाँ की है? कोटा की, ठीक है दोस्तों। कोटा में वाटर सफारी के लिए जानी जाती है चंबल नदी। अब देखते हैं आगे चंबल नदी की विशेषता है कि चंबल नदी की क्या विशेषता है। तो राजस्थान है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ, ये राजस्थान व एमपी के मध्य अंतरराज्यीय सीमा बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है कि चंबल नदी है वो राजस्थान में एमपी के मध्य अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। अब कोटा बूंदी व कोटा सवाई माधोपुर के मध्य भी सीमा बनाती है, कौन सी नदी? चंबल नदी, ठीक है दोस्तों, चंबल नदी। अब देखते हैं सर्वाधिक अवनलिका अपरदन। हमने जब भौतिक प्रदेश किए थे तो हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश किया था। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में हमने विस्तार से पढ़ा था कि चंबल नदी क्या क्या करती है राजस्थान में। तो अब सर्वाधिक अवनलिका प्रदान के लिए चंबल नदी जानी जाती है। अब चंबल बेसिन है वो कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है, यानी जो चंबल बेसिन है वो 12 जिलों में फैला हुआ है। चंबल जो बेसिन पूछा जाए कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12 जिलों में फैला है। और जो सर्वाधिक चंबल बेसिन का फैलाव है तो वो कहां है? 12वें झालावाड़ जिले में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं चंबल नदी है वो उत्काद भूमि, गोर्ज, छिपरीगाई जलप्रपात आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। अब पूछ ले कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्खात भूमि है, उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। अब देखते हैं चंबल नदी पर बांध भी बनाएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बांध है जो चंबल नदी पर निर्मित की गई। तो दोस्तों चंबल नदी पर है 4 बांधों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो अब चंबल नदी पर जो बांध बनाएगी तो उनमें देखेंगे हम पहले बांध जो कि कहां है? ये एमपी में है, एमपी के मंदसौर में है। तो इसका उद्घाटन 1960 में पहले चरण में किया गया, पंडित नेहरू ने किया। यह रामपुरा व भानपुरा पठार के मध्य है।
पूछ ले दोस्तों कि जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर जो बांध है वो किन पठारों के मध्य है? तो किन पठारों के मध्य है? वो रामपुरा व भानपुरा पठारों के मध्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों का जो गांधी सागर बांध है वो रामपुरा व भानपुरा पठार के मध्य है। अब देखते हैं चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है। ये चंबल नदी पर जो बांध बने हैं, 4 बांध बने हैं चंबल पर, उनमें सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा है? गांधी सागर बांध। अब यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। तो जल विद्युत का कितना उत्पादन होता है? तो 115 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। और वो कितनी? वो 23, एक इकाई की क्षमता 23 मेगावाट की है और 5 इकाइयां यहाँ संचालित है। तो 115 मेगावाट यहाँ जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो राणा प्रताप सागर बांध है, यानी राजस्थान में बना है ये। वो बांध, गांधी सागर बांध कहाँ था? गांधी सागर बांध था एमपी में, और जो राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में कहाँ है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो 1970 दूसरे चरण में इसका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 1970 में इसका निर्माण हुआ। और यहाँ जल विद्युत है वो 172 मेगावाट की, यानी 43 मेगावाट की 4 इकाइयां यहाँ लगी हुई है। ठीक है, जल भराव की दृष्टि से देखा जाए, अगर पूछ ले दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना कि जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। जो राणा प्रताप सागर बांध है इसके पास में क्या है? रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, जो कि दोस्तों कोयले से संचालित है। ठीक है, तो ऐसे मत कर देना कि जो राणा प्रताप सागर बांध है उसमें 172 ये कर दो, और जो राणा प्रताप सागर बांध जो संयंत्र है उसकी 1180 मेगावाट ये जोड़कर और बता दो कि इतनी ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? परमाणु संयंत्र है, और जो 172 है वो जल विद्युत यानी राणा प्रताप सागर बांध से निर्मित की जाती है। अब जो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो उसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई, और यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कितना होता है? वो 1180 मेगावाट का होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब तीसरा बांध देखते हैं हम, जवाहर सागर बांध। तो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ है? वो कोटा में है, और कोटा में कहाँ? बोरावास, कोटा की जो बोरावास तहसील है वहां पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। अब इसका निर्माण है 1972 में हुआ, और तीसरे चरण में। ठीक है, तीसरे चरण में इसका निर्माण हुआ। और यहाँ जल विद्युत देखी जाए तो जल विद्युत यहाँ पर 99 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या है? चौथा बांध है हमारा कोटा बैराज। अब दोस्तों देखेंगे कि बैराज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बैराज उसे कहते हैं जहां से जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? बैराज कहते हैं। तो कोटा बैराज है वो कहाँ? कोटा में बना है, और ये पहले चरण में गांधी सागर बांध के साथ ही इसका निर्माण किया गया था। कहां पर? 1960 में। और यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, ये कोटा में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों और देखते हैं। अब देखते हैं हैंगिंग ब्रिज कि हैंगिंग ब्रिज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा में है, और कहां पर? किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। अब हैंगिंग ब्रिज, इसकी जो लंबाई देखे तो वो 1400 मीटर है, किलोमीटर में देखे तो 1.4 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहां से क्या है? NH27 गुजरता है। पूछ लो दोस्तों कि NH27 कहां से गुजरता है? तो कहां से गुजरता है? हैंगिंग ब्रिज से गुजरता है, जो चंबल नदी के ऊपर बना है। यह पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है, यानी जो NH27 है वो किसका भाग है? पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है। अब जो हैंगिंग ब्रिज है इसका उद्घाटन 29 अगस्त 2017 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका जो हैंगिंग ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया। ये क्या है दोस्तों? इसे याद रखना, ये राजस्थान का तो पहला है तथा देश का चौथा हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो राजस्थान में चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बना, ये राजस्थान का पहला ब्रिज है। कौन सा? राजस्थान का पहला ब्रिज है तथा देश का चौथा ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि 2009 में जो इसका निर्माण किया गया, तो चंबल नदी पुल हादसे, यानी हादसा हो गया था। कब? 2009 में।
ठीक है। तो 2009 में इसका हादसा हुआ तो निर्मलजीत सिंह कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तो इसका गठन किया गया। अब देखते हैं चंबल रिवर फ्रंट, ये कहाँ है? कोटा में। अब कोटा बैराज से नैयापुरा तक, यानी जो कोटा बैराज है वहां से लेकर जो कोटा में नैयापुरा है वहां के बीच में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण किया गया है। अब चंबल रिवर फ्रंट है उसका उद्घाटन किया गया था 12 सितंबर 2023 को। अब इसका शुभंकर देखें तो शुभंकर क्या है? घड़ियाल है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल रिवर फ्रंट का जो शुभंकर है वो क्या है? घड़ियाल है। अब देखते हैं दोस्तों, चंबल नदी के किनारे ही एक है हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, जो कहा? जो 3 राज्यों में फैला है। पूछ ले दोस्तों कि ऐसा अभ्यारण्य जो 3 राज्यों में फैला है तो कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। ये देश का पहला व नदी व जलीय अभ्यारण्य है, यानी देश में एक ही ऐसा अभ्यारण्य है पहला जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, वो नदी या जलीय अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल, उदबिलाव, गांगेसूस यानी गांगेसूस डॉल्फिन। दोस्तों इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, किसे? इसे घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। किसको? चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य को घड़ियालों की शरण स्थली कहते हैं। अब देखते हैं गांगेसूस। दोस्तों याद रखना है गांगेसूस ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। पूछ ले कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो कौन सा है जलीय जीव? गांगेसूस है या डॉल्फिन है। कब बनाया गया? इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो गांगेसूस को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। अब देखते हैं, बढ़ते आगे। और चंबल के किनारे जो स्थित शहर है, पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शहर चंबल के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन कौन से शहर है जो चंबल के किनारे स्थित है? तो रावतबाटा है, कोटा शहर है, केशोराय पाटन है। अब पूछ ले राजस्थान की सबसे जो गहराई में जो स्थान है वो कौन सा है? केशोराय पाटन है, अधिकतम गहराई का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चंबल नदी के किनारे दुर्ग भी है, तो कौन कौन से दुर्ग है जो चंबल नदी के किनारे है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, कोटा दुर्ग है और शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर है। ठीक है दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग हमने 12 में भी पढ़ा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शेरगढ़ दुर्ग है जो एक है वो 12 में है और एक शेरगढ़ दुर्ग हमने देखा है वो धौलपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज हमने जो है वो एक पार्ट में चंबल नदी को पूरा किया है। किसको? चंबल नदी को। पार्ट थोड़ा लंबा है, 37-38 मिनट के समथिंग हो गया है। आगे हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में बनास व अन्य नदियों की बारे में। ठीक है, अगला पार्ट भी लंबा ही डालेंगे। अब नदियों का जो भी पार्ट होगा उसे थोड़ा लंबा करेंगे। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।